Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Dr. Zaida Parveen, PhD Special Education from University of the Punjab, Lahore, and currently I am working as Assistant Professor at Department of Special Education, University of Education, Lower Mall Campus, Lahore. I have been working in this university since 2014, and before that I have also taught at University of Management and Technology for almost 6 years. This is the course of teaching of mathematics to mentally challenged children. This course is from our Masters of Special Education program with an area of specialization of mentally challenged. The course code is SPED 4139, and this is a 3 credit hours course. In today's lesson we will discuss synthetic method, different aspects of synthetic method, and then we will discuss comparison between analytic method and synthetic method, as we have already discussed in our previous lecture about analytic method. And in today's lecture we will include a comparison between analytic method and synthetic method. Now we will start discussion on synthetic method. In this method we proceed from known to unknown. Synthetic is derived form of the word synthesis, and synthesis is the complement of analysis. यानी सिंथेसिस और एनालिसिस जो हैं वो एक साथ साथ चलते हैं. सो इन इट वी कंबाइन टुगेदर अ नंबर ऑफ फैक्ट्स, परफॉर्म सर्टन मैथमेटिकल ऑपरेशंस एंड अराइव एट अ सोल्यूशन. तो जितने भी हमारे पास स्कैटर्ड फैक्ट्स होते हैं उनको हम कंबाइन करते हैं और एक प्रॉपर सोल्यूशन किसी भी प्रॉब्लम का फाइंड आउट करते हैं. That is, we start with the known data and connect it with the unknown part. So known से start करके हम unknown की तरफ लेकर जाते हैं जब हम यहाँ पर प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं by using synthetic method. Here are some characteristics of synthetic method. It leads to hypothesis to conclusion. So in this method first we formulate a hypothesis and then we find some conclusion or end result of that hypothesis. Again it is the repetition that it leads from known to unknown processes. It leads from concrete to abstract, यानी इसमें हम concrete से start करते हैं. एक hands on चीज़ हमारे पास होती है, एक already proved हमारे पास चीज़ होती है like, तो उसको यूज़ करते हुए हम abstract की तरफ लेकर जाते हैं. It is a method of presentation of discovered facts, यानी जो भी आपने ऐसी facts जिनको आप discover करते हैं उनको जब हम present करते हैं तो उसको हम synthetic method कहते हैं. यानी जब आप ऐसी facts को find out करते हैं और उसके बाद जब आप उसे एक proper form में present करते हैं, synthesize करते हैं, तो उस synthetic form को synthesis कहते हैं. It is a product of thought, यानी ये एक प्रोडक्ट है, प्रोसेस नहीं है, एक फाइनल प्रोडक्ट का नाम है. इट इज़ शॉर्ट एंड कंसाइज, कम टाइम लेता है और इसमें ज़्यादा जो टॉपिक्स हैं उनको कवर किया जा सकता है, तो इस वजह से ये कंपैरेटिवली शॉर्ट और कंसाइज मेथड है. इट पुट्स टुगेदर और सिंथेसाइजेज नोन फैक्ट्स, यानी जो ऑलरेडी पार्ट्स ऐसे जो आपको पता होते हैं और उनको आप कंबाइन करते हैं एक दूसरे के साथ मिलाकर जब आप उनको प्रेजेंट करते हैं तो उसको हम सिंथेसिस कहते हैं. वंस फॉरगॉटन इट कैन नॉट बी रिकॉल्ड, यानी इसके थ्रू जब आप कोई भी ऐसा फैक्ट जो आपने एक्सप्लोर किया है, फाइंड आउट किया है और उसके बाद आपने उसको मेमोराइज कर लिया है, तो अगर वो किसी भी वजह से आपकी मेमोरी से ख़त्म हो गया है तो उसको रिकॉल करना काफ़ी प्रॉब्लमेटिक हो जाता है. फर्दर इसमें फ्यू कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इसकी. इट इज़ क्विक, स्ट्रेट फॉरवर्ड and does without trial and error. ठीक है, क्विक मेथड है,
स्ट्रेट फॉरवर्ड है और इसमें कोई ट्रायल एंड एरर मेथड आपका नहीं होता, बल्कि ऑलरेडी जो आपके पास नॉन फैक्ट्स होती हैं, क्योंकि आप उनके बेस पर काम कर रहे होते हैं, उनको यूज़ कर रहे होते हैं, तो इस वजह से ये काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड मेथड है. इट डज़ नॉट सेटिस्फाई डाउट्स एंड क्वेश्चंस अराइजिंग इन द माइंड ऑफ द लर्नर, क्योंकि इसमें ये एक स्ट्रेट फॉरवर्ड मेथड होता है और आप एक गिवन मेथड के थ्रू आप इसके क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे होते हैं. तो ड्यूरिंग दैट सॉल्विंग प्रोसेस अगर लर्नर के माइंड में कोई न्यू क्वेश्चंस अराइज करते हैं तो उनको ये सेटिस्फाई करने के लिए, क्योंकि ये कोई एक्सप्लोरेटरी मेथड नहीं है, इसमें आप चीज़ों को एक्सप्लोर नहीं कर रहे होते और ना ही बच्चे को फ्री हैंड दिया जाता है कि वो जो चाहे उसको किसी नई एक्सप्लोरेशन की तरफ चला जाए. तो इस वजह से सारा फोकस जो है वो ये होता है कि जो भी हमें क्वेश्चन है उसके आंसर तक पहुंचना है. और इस वजह से जो न्यू क्वेश्चंस अराइज कर रहे होते हैं बच्चों के जहन में, समटाइम्स ये उनको सेटिस्फाई नहीं करता. इट इज़ अ स्पेशल डिवाइस, इट इज़ अ मेथड फॉर द क्रैमर्स. सो जब आपने क्रैमिंग करनी होती है, एज इट इज़ जो भी स्टेप्स हैं उनको फॉलो करना होता है और उनको याद करना होता है, तो तब आप ये मेथड जो है उसको ज़्यादा ईजिली अप्लाई कर सकते हैं. इट इज़ नॉट दैट ईजी टू रिकॉल और रिकन्स्ट्रक्ट एनी फॉरगॉटन स्टेप. ये हमने पहले भी डिस्कस किया कि जो भी अगर कोई चीज़ आपको कोई फॉरगेट हो जाता है या भूल जाते हैं कोई भी ऐसा स्टेप, तो उसको रिकॉल करना, यानी अगर आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं और ड्यूरिंग दैट सोल्यूशन अगर उस क्वेश्चन के 5-6 स्टेप्स हैं और स्टेप नंबर 3 सपोज आप उसमें से स्किप कर गए हैं या भूल गए हैं, तो हर स्टेप दूसरे स्टेप से डिफरेंट होता है और वो उसको स्टेप को उस टाइम पर याद करना बड़ा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है अगर वो भूल जाए तो. यहाँ एक एग्जांपल दी गई है. इफ़ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू 7ab, प्रूव दैट 2 log parenthesis a plus b इज इक्वल टू 2 log 3 प्लस log a प्लस log b. अब ये मैथ्स का क्वेश्चन है और इसमें जो हमारे पास गिवन फैक्ट है वो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू 7ab है. ठीक है, और जो हमने फाइंड आउट करना है वो नेक्स्ट वाला पोर्शन है. टू प्रूव दिस यूजिंग सिंथेटिक मेथड बिगिन फ्रॉम द नोन, यानी हमने जो भी नोन फैक्ट है उससे स्टार्ट करना है. अब इस पूरी ऊपर जो हमारे पास स्टेटमेंट है उसमें जो हमारे गिवन स्टेटमेंट है वो जो या गिवन फार्मूला है वो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 7ab है. तो ये गिवन नॉन फैक्ट है, इसको यूज़ हमने करना है. यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे क्योंकि ये सिंथेटिक मेथड है, तो हम इसमें नॉन से स्टार्ट करते हैं और अननोन की तरफ लेकर जाते हैं. तो अब यहाँ पर उन्होंने एडिंग टू ए बी ऑन बोथ साइड्स, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू 7ab प्लस 2ab. 2ab को हमने दोनों तरफ ऐड कर दिया है. अब अगर आपको फार्मूला याद हो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab जो है वो उसको जब हम फार्मूला के अंदर बंद करते हैं तो वो a प्लस बी होल स्क्वायर हो जाता है इज इक्वल टू 9ab. ab की दोनों जो अमाउंट्स थी उनको हमने प्लस कर दिया है. अब यहाँ पर देखें कि जो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर a प्लस बी होल स्क्वायर था और इज इक्वल टू 9ab, हमने दोनों तरफ लॉग ले लिया है, तो दोनों के साथ हमने लॉग लगा दिया है. अब जब हम लॉग लगाएंगे और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो है उसको हम सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर देखें कि आपने जो स्क्वायर था उसको हमने 2 लॉग कर दिया है और a प्लस बी कर दिया है, और log 9 और प्लस log ab दोनों को अलग-अलग कर दिया है क्योंकि log 9 ab जो है ये कॉम्बिनेशन फॉर्म में था. जब हमने इसको ब्रेक डाउन किया है तो log 9 प्लस log ab आ गया. अब इसमें से हमने 2 log a प्लस b तो एक साइड पर चल रहा है, लेकिन दूसरी तरफ हमने सिंथेसाइज करते जा रहे हैं चीज़ों को. log 9 जो है वो किसका स्क्वायर होता है, 3 का, तो हमने 3 स्क्वायर कर दिया है. अब उसके बाद log a प्लस log b दोनों को सेपरेट कर दिया है. अब यहाँ पर हम 2 जो है उसको कॉमन लेंगे और log 3 हमारे पास बाकी बचेगा. 3 3 are 9 हमने इसको किया था, तो 2 हमने स्टार्ट में लेंगे और log a प्लस log b हमारे पास आया है. ठीक है, तो ये इस तरीके से यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी. दस इफ़ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 11ab, प्रूव दैट
अच्छा, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन की दी गई है जी। सॉरी, ये वही क्वेश्चन है और उसका जो हमें क्वेश्चन दिया गया था उसको दोबारा से लिखा गया है कि अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 7ab हो तो दूसरी तरफ उसका पोर्शन जो है उसको इस तरीके से प्रूव किया जा सकता है। सो हमारे पास गिवन फैक्ट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 7ab था। हमने यहाँ से स्टार्ट किया और हमने प्रूव किया कि कैसे इसको यूज़ करते हुए ये वाला जो इसका आंसर है इसको फाइंड आउट किया जा सकता है। Now we will discuss few merits of synthetic method. It saves the time and labor. तो बहुत ज़्यादा काम बच्चों को नहीं करना पड़ता क्योंकि हमारे पास जिससे हम स्टार्ट करते हैं वो नोन फैक्ट होता है और उसमें कुछ ऑल्ट्रेशंस हम करते जाते हैं और फाइनली जो है वो हमारे पास एक अननोन उसका आंसर आ जाता है। शॉर्ट एंड एलिगेंट मेथड है, बहुत ज़्यादा कंसाइज है, टाइम टेकिंग नहीं है और शॉर्ट टाइम पीरियड में इसको सॉल्व किया जा सकता है, इसको यूज़ किया जा सकता है। नीट मेथड इन विच वी प्रेजेंट द फैक्ट्स इन अ सिस्टमेटिक वे, तो स्टेप बाय स्टेप जो है वो फैक्ट्स को प्रेजेंट किया जा रहा होता है। सूट्स मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स, क्योंकि इसमें ज़्यादातर बच्चों का फोकस ये होता है कि हम चीज़ों को याद कर लें और हम ताकि हम पेपर में जो है वो इसको एज इट इज़ रिप्रोड्यूस कर सकें। तो क्रैमर्स के लिए चूँकि बहुत अच्छा मेथड है तो इस वजह से मेजॉरिटी बच्चों को ये सूट करता है। अप्लाइड टू मेजॉरिटी ऑफ टॉपिक्स इन टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स, तो मैथ्स के काफ़ी सारे टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिनको सिंथेटिक मेथड के ज़रिए से उसको कवर किया जा सकता है। ग्लोरीफाइज द मेमोरी ऑफ द चाइल्ड, तो मेमोरी जो बच्चों की होती है उनको ये बहुत ज़्यादा इन्हेंस करता है। एक्यूरेसी इज़ डिवेलप्ड बाय द मेथड, तो एक्यूरेट क्योंकि मेमोरी बार बार बच्चों की बहुत ज़्यादा डेवलप हो रही होती है, वो चीज़ों को याद कर रहे होते हैं और मेमोराइज़ करने के बाद रिप्रोड्यूस कर रहे होते हैं, तो इस तरह से वो जब एज़ इट इज़ चीज़ें बच्चों को याद करने की आदत होती है तो उसकी वजह से एक्यूरेसी काफ़ी इम्प्रूव हो जाती है, यानी वो कोई भी स्टेप उसमें से मिस नहीं कर रहे होते और वन बाय वन सारे के सारे स्टेप्स को सॉल्व कर रहे होते हैं, तो एक्यूरेटली वो प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे होते हैं। अब यहाँ कुछ डीमेरिट्स हैं इस मेथड के। अनसाइकोलॉजिकल मेथड है, यानी ब्रेन जो है वो बहुत ज़्यादा इसमें यूज़ नहीं करना पड़ता। स्कोप फॉर फॉरगेटिंग, यानी चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं कि बच्चा जो है वो जिसने जो भी स्टेप्स को याद किया है वो किसी भी टाइम पर उनको भूल सकता है। इसके अलावा जो है दिस मेथड मेक्स द स्टूडेंट्स पैसिव लिसनर्स एंड एनकरेजेस क्रैमिंग, क्योंकि इसमें लिसनिंग का काम बच्चे ज़्यादा कर रहे होते हैं, टीचर्स जो हैं वो प्रॉब्लम सॉल्विंग कर रहे होते हैं और बच्चे प्रैक्टिकली खुद इन्वॉल्व नहीं होते, तो इस वजह से वो पैसिव लिसनर्स हो जाते हैं। कॉन्फिडेंस इज़ जनरली लैकिंग इन द स्टूडेंट, क्योंकि वो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे होते, हैंड्स ऑन एक्टिविटीज़ नहीं कर रहे होते, तो उस वजह से उनका कॉन्फिडेंस कोई ज़्यादा डेवलप नहीं होता। नो स्कोप ऑफ डिस्कवरी, तो डिस्कवरी का कोई प्रोसेस इसमें फॉलो नहीं हो रहा होता। रिकॉल ऑफ ईच स्टेप कैन नॉट बी पॉसिबल फॉर एवरी चाइल्ड, तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनका क्रैमिंग इतनी अच्छी नहीं होती, तो वो एक स्टेप के बाद दूसरे स्टेप को भूल जाते हैं। अब जब इस मेथड को क्लासरूम में बहुत ज़्यादा अगर यूज़ किया जाए तो उसके रिज़ल्ट में ये होता है कि बच्चे जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा मैथ में वीक हो जाते हैं, क्योंकि उनको सिर्फ मेमोरी के ऊपर जोर दिया जा रहा होता है, क्रैमिंग करवाई जा रही होती है, तो वो कॉन्टीन्यूसली ज़्यादा देर तक नहीं कर पाते और बहुत ज़्यादा मटेरियल को अपनी मेमोरी के अंदर स्टोर नहीं कर पाते। तो जब बहुत ज़्यादा स्टेप्स आ जाते हैं और बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आ जाते हैं तो उसके बाद एक लिमिटेड टाइम के बाद बच्चे जो हैं वो उनकी क्रैमिंग जो है वो क्रैमिंग कैपेसिटी काफ़ी लो हो जाती है। अब हम क्विकली इनको रिवाइज़ करेंगे कि एनालिटिक मेथड और सिंथेटिक मेथड का कंपैरिजन क्या है। तो जब हम मीनिंग की बात करते हैं, एनालिसिस मीन्स ब्रेकिंग अप इनटू कंपोनेंट्स एंड सिंथेटिक मीन्स सिंथेसिस मीन्स कंबाइनिंग द एलिमेंट्स टू गेट समथिंग न्यू। सो हम ये कह सकते हैं कि एनालिटिक मेथड इज़ टोटली एन ऑपोजिट ऑफ सिंथेटिक मेथड, और एनालिसिस जो है उसमें हम ब्रेक डाउन कर रहे होते हैं चीज़ों का और सिंथेसिस में हम ब्रेकअप चीज़ों को कंबाइन कर रहे होते हैं। इन एनालिटिक मेथड लीड्स फ्रॉम unknown to known facts, from conclusion to hypothesis, from abstract to concrete, and from complex to simple. While on the other hand, synthetic method leads from known to unknown,
hypothesis to conclusion, concrete to abstract, and from simple to complex. So totally opposite जा रही हैं ये दोनों चीज़ें एक दूसरे के, और इस तरह से जो है वो एक जो एनालिटिक मेथड है वो ऑपोजिट होता है सिंथेटिक मेथड के। जब हम मेथड की बात करते हैं, दैट मेथड अप्लाइज इन एनालिटिक एंड सिंथेटिक मेथड, अ मेथड ऑफ डिस्कवरी एंड थॉट एंड अ साइकोलॉजिकल मेथड। सो इन एनालिटिकल मेथड जो होता है उसमें काफ़ी हद तक बच्चे फैक्ट्स को एक्सप्लोर कर रहे होते हैं, डिस्कवर कर रहे होते हैं और साइकोलॉजिकली इन्वॉल्व होते हैं। वाइल ऑन द अदर हैंड व्हेन वी आर यूजिंग सिंथेटिक मेथड इन आवर मैथमेटिक्स क्लासरूम, तो उसमें ये सिर्फ एक डिस्कवर्ड फैक्ट्स को प्रेजेंट करने का तरीका है और ये एक लॉजिकल मेथड है, लेकिन साइकोलॉजिकली नहीं है, ये नॉन साइकोलॉजिकल मेथड है। When we talk about time, analytic method is quite lengthy, laborious and time consuming, while on the other hand synthetic method is short, concise and elegant. तो इसमें क्विकली बच्चे काम कर रहे होते हैं क्योंकि उन्होंने सिर्फ इंस्ट्रक्शंस, गिवन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर रहे होते हैं। तो टीचर ने जिस तरह से मेथड को प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया है, सिंथेसाइज कर दिया है, एक गाइडेंस दे दी और उसके अकॉर्डिंग बच्चे खुद सिंथेसाइज कर रहे हैं, तो कंपैरेटिवली जल्दी काम हो रहा होता है। लेकिन एनालिटिक मेथड में चूँकि बच्चों ने डिस्कवर करना होता है तो वो एक लेंथी प्रोसेस होता है और लेबोरियस होता है। सीक्वेंस की जब हम बात करते हैं तो उसमें वैलिड रीजंस टू जस्टिफाई एवरी स्टेप इन द सीक्वेंस, ठीक है। तो एक सीक्वेंस जो होता है उसमें बच्चे चीज़ों को सॉल्व कर रहे होते हैं, प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे होते हैं, डिफरेंट स्टेप्स के अंदर लॉजिकल एक सीक्वेंस आ रहा होता है। जहाँ लॉजिकल सीक्वेंस होता है तो उन स्टेप्स को याद रखना काफ़ी इजी हो जाता है क्योंकि वो इंटर रिलेटेड होते हैं, एक के बाद दूसरा उसके साथ लिंक्ड होता है। वाइल ऑन द अदर हैंड व्हेन वी आर यूजिंग सिंथेटिक मेथड इन आवर मैथमेटिक्स क्लासरूम, देयर इज़ नो जस्टिफिकेशन फॉर एवरी स्टेप इन द सीक्वेंस। जैसे अभी आज के लेसन में जो हमने एग्जांपल्स को डिस्कस किया है, तो उसमें एग्जांपल में कभी हम 2 को कॉमन ले रहे हैं एक साइड पर, दोनों साइड पर कभी हम किसी चीज़ को प्लस कर रहे हैं, कभी दोनों साइडों से किसी चीज़ को माइनस कर रहे हैं। तो विदाउट एनी लॉजिकल रीज़न कुछ भी जो है वो हर स्टेप फॉलो कर रहा होता है, तो इसी वजह से हर स्टेप को याद रखना पॉसिबल नहीं होता। एनालिटिक मेथड इनकरेज करता है मीनिंगफुल लर्निंग को, और जो सिंथेटिक मेथड है ये इनकरेज करता है रोट लर्निंग को। सो क्रैमिंग जो है वो सिंथेटिक मेथड के थ्रू ज़्यादा उसको वो इनकरेज करता है, जबकि जो मीनिंगफुल लर्निंग होती है, जो अंडरस्टैंडिंग के साथ बच्चे अंडरस्टैंड करके प्रोसेस को उसे याद करते हैं, तो उसको हम कहते हैं कि ये एनालिटिक मेथड जो है वो उसमें ये कैपेसिटी होती है कि वो बच्चों का इंटरेस्ट को काफ़ी हद तक कायम रखता है और उसके थ्रू जो है वो बच्चे याद मीनिंगफुल लर्निंग करते हैं। एनालिटिक मेथड इनकरेजेस ओरिजिनलिटी ऑफ थिंकिंग एंड रीजनिंग। तो और ये क्योंकि ओरिजिनल काम इसमें बच्चे कर रहे होते हैं, हैंड्स ऑन एक्टिविटीज़ कर रहे होते हैं और उसके थ्रू बच्चे थिंकिंग प्रोसेस उनका काफ़ी इन्वॉल्व होता है, क्योंकि जब तक वो उनका थिंकिंग प्रोसेस इन्वॉल्व नहीं होगा तो वो रीज़न नहीं करेंगे, तो तब तक वो एनालिटिकली किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एनालिटिक प्रोसेस में सारा जो पीछे वर्कआउट कर रही होती है वो रीज़न कर रही होती है। रीजनिंग स्किल्स बच्चों की काफ़ी शार्प डेवलप्ड अगर हों तो वो एनालिटिकली काम कर सकते हैं। अगर उनकी रीजनिंग स्किल्स अच्छी ना हो तो एनालिटिकल मेथड को यूज़ करना उस क्लास में टीचर के लिए इतना ज़्यादा फिर फ्रूटफुल नहीं होता। वाइल ऑन द अदर हैंड सिंथेटिक मेथड इनकरेजेस मेमोरी वर्क। तो ये सारे की सारी जो मेमोरी होती है उसको फोकस करता है और उसको शार्प करता है, बच्चे की कैपेसिटी मेमोराइज़ करने की उसको इंक्रीज़ करता है। तो इसका सारा फोकस जो है वो मेमोरी के ऊपर होता है। लर्निंग इसमें बच्चों की इनफॉर्मल और डिसऑर्गेनाइज्ड होती है जब वो एनालिटिकली काम कर रहे होते हैं, तो वो कोई फॉर्मल वे में लर्न नहीं कर रहे होते, बल्कि इनफॉर्मल वे में। और डिसऑर्गेनाइज्ड फॉर्म का मतलब ये है कि वो खुद चूँकि चीज़ों को ब्रेक डाउन कर रहे होते हैं और होम एक्टिविटीज़ कर रहे होते हैं और प्रैक्टिकल काम के थ्रू सीख रहे होते हैं,
तो इस वजह से इसमें डिसऑर्गेनाइजेशन कुछ हद तक होती है। वाइल ऑन द अदर हैंड सिंथेटिक मेथड जब हम यूज़ करते हैं तो लर्निंग काफ़ी फॉर्मल होती है, सिस्टमेटिक और एक प्रॉपर ऑर्डर फॉर्म में होती है। जिस तरह से चीज़ें दी हुई हैं उनको उसी फॉर्म में, उसी सिस्टमेटिक वे में उनको याद करना होता है। प्रोसेस ऑफ थिंकिंग इन्वॉल्व होता है व्हेन वी आर यूजिंग एनालिटिकल मेथड, लेकिन जो प्रोडक्ट ऑफ थिंकिंग हम कहते हैं कि जो एक आपका जो सिंथेटिक मेथड है वो एक्चुअली थिंकिंग का एक प्रोडक्ट होता है। तो जब तक आप थिंकिंग कर रहे होते हैं, उसको यूज़ कर रहे होते हैं, तो उसके साथ साथ जो है वो प्रोडक्ट जब उसका आ जाता है तो उसको हम सिंथेटिक मेथड कहते हैं। पार्टिसिपेशन बच्चों की काफ़ी एक्टिव होती है जब हम एनालिटिकल मेथड को यूज़ कर रहे होते हैं, जबकि जो बच्चों की पार्टिसिपेशन है वो, या बच्चों का जो रोल है वो सिंथेटिक मेथड को जब हम यूज़ करते हैं तो उसमें काफ़ी पैसिव रोल होता है। इसमें टीचर का रोल ज़्यादा एक्टिव होता है सिंथेटिक मेथड में, क्योंकि उसकी गाइडेंस के बाद बच्चे क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे होते हैं और हर स्टेप को फिर याद कर रहे होते हैं। लेकिन जो एनालिटिक मेथड होता है उसमें बच्चे एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं और एक दूसरे से सीख रहे होते हैं। So in today's lecture we have discussed synthetic method in detail, its characteristics, and then we have discussed its merits and demerits of synthetic method. And then afterwards in last 3 slides we have discussed in detail the comparison of both methods, like an analytic method and synthetic method. Thank you very much.